नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे दोस्तों बिहार पुलिस फिजिकल का भी तैयारी कर रहे होंगे। एनसीएल वाला मामला भी अब नियुक्त हो चुका है, तो आप सभी तैयारी करते होंगे। इसके साथ साथ हम लोग एक सीरीज लाए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में। अभी मैं खुद पढ़ाई अपना कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जो भी नोट्स हैं जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं रोशन आनंद सर। तो इन तीनों सब्जेक्ट को हम लोग अच्छा से करने वाले हैं सभी। देखिए यहाँ पे जितने भी नोट्स के सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट जैसे है वो सब्जेक्ट हो जाएगा पूरे कंप्लीट। उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 से 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, उसे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप यकीन मानिए, जो भी सब्जेक्ट आप जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं, अगर इसे कंप्लीट कर लिए तो इससे बाहर एक क्वेश्चन आपको दरोगा में देखने के लिए नहीं मिलेगा। 110% की ये गारंटी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस नोट्स को बनाया ही ऐसे गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, और हम लोग देखते हैं। ऐसे ही करके डे बाय डे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहला चैप्टर क्या है? संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब इतिहास में संविधान को कैसे कैसे अंकित किया गया है उसके बारे में दिया गया है। कुछ इसमें आपको इतिहास का पोर्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जिससे आगे बढ़ करके फिर संविधान का निर्माण हुआ था। तो चलिए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन की महारानी चार्टर एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने कंपनी को भारत और पूर्वी एशिया देश के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। जिस समय भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई, उस समय मुगल साम्राज्य का यहाँ पे अधिकार था। शासक अकबर थे। अंग्रेज जहांगीर के शासनकाल में व्यापार करना प्रारंभ किया। अंग्रेज तथा मुगलों के बीच संघर्ष लड़ाई औरंगजेब के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। औरंगजेब का निधन 1707 ईस्वी में हो गया। इसके बाद कोई भी योग्य बादशाह नहीं रहा। देखिए यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको बन रहा है। पहला बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। उस समय महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा, आप याद रखिएगा कि जिस समय वो फरमान जारी किए थे, उस समय मुगल साम्राज्य में शासक कौन था? अकबर था। और जहांगीर के समय में क्या हुआ था? स्टार्ट किया गया था। जिस समय इन्होंने ये 1600 ईस्वी में कौन थे शासक? तो अकबर थे। लेकिन जब ये अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो 1605 के बाद आए थे, 1608 में। उस समय कौन थे? जहांगीर थे, याद रखिएगा। अच्छा, औरंगजेब के साथ क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। लास्ट में याद रखिएगा, औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ? 1707 ईस्वी में। ये 3-4 क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। 1757 ईस्वी में हुई प्लासी युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश कंपनी ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापना की। इस युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई। क्या कहा जा रहा है? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। प्लासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अच्छा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, प्लासी क्यों नाम पड़ा? प्लासी एक फूल का वहाँ पे नाम था, उसी के नाम पे उस जगह का प्लासी नाम पड़ा, ठीक है। किसके बीच युद्ध हुआ था 1757 की? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ भारत की संयुक्त सेना अवध के नवाब सिराजुद्दौला, याद रखिएगा। अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे? शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा। अब बंगाल के अपस्त नवाब थे, नवाब मीर कासिम थे। तथा दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1765 में इलाहाबाद के संधि के तहत हुआ। इस संधि के तहत कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार अर्थात कंपनी के दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। 1771 जाते जाते कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण लागू कर दिया। 1773 में प्रथम
अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब देखिए इस पूरे पॉइंट के बारे में हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन पहला आएगा, बक्सर की युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 में, याद रखिएगा 1764 में। उसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा कि तीनों नवाब जो था त्रिपक्षी, वहाँ पे कौन कौन संयुक्त सेना में थे? तो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, मुगल शासक में कौन थे? शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के कौन थे? मीर कासिम। अब पढ़े भी होंगे, मीर कासिम क्या किए थे कि अपना राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ले आए थे? तब मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में, जहाँ पे बंदूक का कारखाना वगैरह भी खोले थे, ठीक है। मीर जाफ़र जो थे, इनके दामाद जो थे, ठीक है, इनके दामाद जो थे वो क्या किए थे कि अपना राजधानी, अंग्रेजों के कठपुतली उन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, पूछा जाएगा इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। और दीवानी अधिकार मिलने का मतलब ये हुआ, दीवानी अधिकार मिलने का मतलब कि अंग्रेज के हाथों में सब कुछ आ गया, एक तरह से सब कुछ। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट बता रहे हैं याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के पारित होते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। इस एक्ट का प्रमुख विशेषता है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन ये पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल किया गया? तो 1773। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। ये दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के तहत मद्रास मुंबई गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी में गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अब देखिए ये हो गए बंगाल, ठीक है, बंगाल हो गए, ये हो गए बम्बई, मुंबई हो गए, मुंबई हो गए, ये हो गए मद्रास, मद्रास। तो बंगाल, ये क्या हुआ? बंगाल हो गया सबसे उच्च, ये दोनों किसके अंदर में आ गया? बंगाल के अंदर में आ गया, ये कहा गया है। पहले सब अलग अलग थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी अधिनियम 1773 के अधिनियम के अनुसार ही 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय की। तो 3 मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। बहुत कोई याद सिर्फ रखता है सर एलिजा एम्पे, नहीं, आपको तीनों नाम याद रखना है। सर एलिजा एम्पे, हाइट और लिमेस्टर चैम्बर्स, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं 4 नंबर। इसके तहत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारत के लोगों को रिश्वत या उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले रिश्वत उपहार लिया जाता था बहुत, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के गवर्नर बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत के इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। इसमें क्या किया गया? ब्रिटिश जो सरकार थे उसको सारा के सारा यहाँ के बारे में कंपनी द्वारा सारी चीज़ों की जानकारी देना आवश्यक कर दिया। पहले क्या था कि कुछ भी जानकारी देते थे, नहीं देते थे, कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे कर दिए गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए पारित किया गया ताकि भारत में ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए, लेकिन इसमें भूल यह हो गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया। यही कारण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है। देखिए इसमें कुछ कुछ गलतियां किया गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि उसकी शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया। शक्ति के सीमांकन का मतलब एक सीमित शक्ति नहीं, असीमित शक्ति का प्रदत्त किया गया। कहाँ पे? कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1781 संशोधन अधिनियम, जो 1773 का एक्ट था उसे संशोधन करने के लिए लाया गया 1781 का एक्ट, ठीक है।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के अमेंडिंग एक्ट 1781 पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब जारी किया गया या किस एक्ट के द्वारा इसे जाना जाता है, 1781 याद रखिएगा। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल कोलकाता के उच्चतम न्यायालय के कार्य निर्धारण किया गया। इस कानून के राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली से जुड़े मामले को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। जैसे राजस्व, जैसे टैक्स जमीन पर जो वसूला जाता है उसे सर्वोच्च न्यायालय जैसे कोर्ट से उसे बाहर रखा गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। सभी निवासी जितना भी थे उस सबको उसके अंतर्गत। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए आज के डेट भी देखते होंगे, तलाक का मामला हो या छोटा मोटा बहुत सारा मामला हो, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जाता है, ठीक है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना हुआ है, बहुत सारा कोर्ट नीचे स्तर पे बना हुआ है। तो इसीलिए जनरल इन काउंसलिंग छोटा स्तर पे जाना चाहिए, ना कि सीधे हाई कोर्ट में, ये बोला गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट 1784 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया, जिस कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री का नाम क्या था? विलियम पिट, याद रखिएगा 1784 में। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश कंपनी के पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात लंदन में एक संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। इसके पूर्व भी एक संस्था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हो चुकी थी। बीओडी नामक संस्था कंपनी के व्यापारिक मामला को देखता था, जबकि बीओसी नामक संस्था कंपनी के राजनीतिक मामला को देखता था। ध्यान रहे 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत सिर्फ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अब देखिए इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश का आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट में क्या कहा गया ना कि भारत में जो जीती गई क्षेत्र है कंपनी के द्वारा, उसे ब्रिटिश इंडिया के ईस्ट इंडिया के क्षेत्र में घोषित किया गया। अब देखिए यहीं से प्रारंभ हो गया क्या बहुत बड़ा मुद्दा कि भारत की जो भी भूमि होगी, जो भी क्षेत्र होगी, वो सब किसका होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का। ईस्ट इंडिया एक्ट में संशोधन करने के लिए 1786 एक्ट में पारित किया गया, जिसे 1786 में अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 1786 में अमेंडमेंट एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरलों को वीटो विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट के लागू होने के कारण बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वापस लंदन चला गया। 1784 में जो ईस्ट इंडिया एक्ट लागू किया गया, वारेन हेस्टिंग क्या किया था? अपने पद से इस्तीफा देकर के वापस लंदन चले गए। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दिया गया। मुंबई मद्रास की सरकार को बंगाल के सरकार के अधीन कर दिया गया, 4 से 3 कर दिया गया। वीटो लेटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। देखो वीटो भी जारी किया जाता है। वीटो जारी करने का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, प्रेसिडेंट में भी वीटो जारी किया जाता है। वीटो का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य को रोकना, ठीक है। चलते देखते हैं 1793 में इस एक्ट के प्रमुख विशेषता निम्न है। इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार नियंत्रण करने का प्रयास किया, क्योंकि इस एक्ट को कहा गया अगले 20 वर्ष तक कंपनी को भारत का व्यापार करने का एकाधिकार है। इसमें कहा गया था कि कंपनी को 20 वर्ष तक अधिकार है, लेकिन इस एक्ट को जब लाया गया तो रोकने का एक तरह से बात की गई। इसने कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। 1813 का हम लोग एक्ट देखते हैं।
इस एक्ट के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। इस एक्ट के पारित होने के बाद भी कंपनी के भारत में चाय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था तथा एशिया के चीन के साथ पूर्णतः एकाधिकार व्यापार का अधिकार प्राप्त था। इस एक्ट के तहत भारत का दरवाजा व्यापार करने के लिए पूर्णतः खोल दिया गया। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय लोगों के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इस एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की खुली छूट दी गई। आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण। 1813 के चार्टर एक्ट से देखिए क्या क्या बनेगा। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या, कंपनी अब सिर्फ कंपनी ही अधिकार कर सकती थी पहले भारत पे, उसको ख़त्म कर दिया गया। इस एक्ट में भारत में चाय के व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था, सिर्फ चाय पे उसका था, बाकी सभी चीज़ पे ख़त्म कर दिया गया। इस एक्ट के तहत भारत का दरवाजा व्यापार के लिए खोल दिया। मतलब दुनिया के जितने देश थे सब आप व्यापार कर सकते थे भारत के साथ। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ अंग्रेजी कंपनी ही, वहाँ की ही कंपनी कर सकती थी। इस एक्ट के प्रावधान में क्या, भारतीय लोगों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करना। देखिए पहले ऐसा नहीं था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष शिक्षा पे खर्च करने की बात की गई थी। 1813 की चार्टर एक्ट, याद रखिएगा। इस एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। मतलब पूरी तरह से अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने का एकाधिकार 1600 में दिया गया, लेकिन इससे पूर्व 1593 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया लिमिटेड को स्थल मार्ग के व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। चार्टर 1833 इस एक्ट की प्रमुख विशेषता। अच्छा साथियों, आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके एप्लीकेशन भी आता है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे जो पटना में रहते हैं वो जा करके अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो बनाने का पूरा श्रेय हम रोशन आनंद सर को देना चाहेंगे, क्योंकि उनका नोट्स से हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर कभी भी कॉपीराइट आ सकता है, तो अगर हम चाहते हैं कि दूर दूर तक वीडियो फैले तो आप लोग भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी हेल्प हो सके। अब देखते हैं 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट में क्या है, 13 का बाद कब आया है साथियों, 33 में, क्योंकि 20 साल पे ये आता था, याद रखिएगा। इस एक्ट तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके तहत कंपनी को भारत में पूर्णतः प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। इस कानून के तहत कंपनी में होने वाली नियुक्ति हो रहे भेदभाव प्रतिबंध लगा दिया। नियुक्ति तथा नियोजन के भेदभाव रंग, धर्म, जाति के आधार पर होता था। पहले क्या हुआ कि व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। पहले चाय का अधिकार सिर्फ किसके साथ था, चाय पे किसी का अधिकार नहीं था, अब उसे भी खत्म कर दिया गया। तो इसको पूर्णतः प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। रंग भेदभाव के हिसाब से पहले ज्वाइनिंग किया जाता था कोई भी सरकारी पद, उसे अब सबको बर्खास्त कर दिया। इस अधिनियम ने कंपनी की सेवाओं में भारतीय लोगों को नियुक्त होने का अवसर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वैसा कौन सा अधिनियम है जिसमें खुले दरवाजे के जैसे भारतीयों को प्रवेश होने का मौका मिला। 1833 इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। याद रखिएगा, कौन थे पहले, विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक। देखिए यहाँ पे दिया गया विलियम बेंटिक थे, याद रखिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस एक्ट के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, लेकिन ध्यान रहे दास प्रथा का अंत 1843 का अधिनियम धारा 5 के तहत हुआ। ठीक है, अब मुगल काल में बोलेगा दास प्रथा किसने खत्म किया तो कौन हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, याद रखिएगा। आंग्ल परिचय विवाद को सुलझाने के लिए 1834 में मैकाले आयोग का गठन किया गया। इस आयोग जो सिफारिश दी गई 1835 भारत में शिक्षा माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। मैकाले का अधिनियम पे ही शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम बनाया गया था, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सुशासन कायम करने को लेकर के 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें हम लोग 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट देख लिए। क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट देखे साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा।
कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कोई भी चीज़ पर रोक कि दूसरे देश इस पे नहीं करेगा, नहीं, सब चीज़ पर दूसरे देश भी अब व्यापार भारत से कर सकते हैं। ठीक है। प्रशासनिक बना दिया गया, रंग भेद के हिसाब से अब नहीं किया जाएगा, मतलब नियुक्ति सेवा भारतीयों को नियुक्त किया अवसर मिला इस पे। उसके बाद गवर्नर से भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, दास प्रथा का भी अंत किया गया। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 53 में जाते हैं हम लोग। तो 33 के बाद क्या आएगा, 53 आएगा, क्योंकि 20 साल बाद आता था। 13 में आया था, 33 में आया, फिर 53 में आएगा। 53 में इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया गया। ICS पहले कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। ठीक है। तो क्या किया गया, प्रतियोगिता परीक्षा, जो अभी UPSC की परीक्षा है उसे ही कहा जाता था। ठीक है। विधान परिषद की स्थापना या गठन की चर्चा की गई। इसमें विधान परिषद की स्थापना या गठन, इसमें कहा गया जब ब्रिटिश की महारानी की इच्छा होगी तब तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश महारानी जब तक चाहेगी तब तक भारत में उसकी मतलब क्या रहेगी कि अपनी स्थापना रहेगी। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। विश्व की सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने वाला पहला देश चीन था। अभी जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो विश्व की सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की करने वाली तैयारी कौन थी, चीन थी। 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन था। 1857 में विद्रोह साबित कर दिया कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी से भारत का शासन नहीं संभल रहा है। देखिए, अगर एकजुट होकर के आंदोलन किया जाता उस समय भी तो उसी समय हम लोग को आज़ादी जरूर मिल जाता। लेकिन जैसे सिंधिया परिवार है, आज के डेट में भी सिंधिया परिवार है, ऐसे दोगलों को बाहर देश से निकाल देना चाहिए। ठीक है। आज के डेट में भी उन्होंने क्या किया, अपना महल लेकर के अलग अपना अंग्रेजों का साथ दिया और भारतीयों का साथ नहीं दिया, एक तरह से मान लीजिए। चलिए 1858 का भारत का परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में भारत के शासन को बेहतर बनाने का अधिनियम का प्रमुख विशेषता निम्न है। इस प्रमुख विशेषता है, देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषता है। पहला पॉइंट है, भारत के शासन में ब्रिटिश कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन का संसद को सौंप दिया गया। अब देखिए, जैसे मुकेश अंबानी है कंपनी का मालिक, यहाँ का जैसे राजा कौन है, नरेंद्र मोदी। मुकेश अंबानी जो है, मुकेश अंबानी चीन में जैसे शासन कर रहा है, तो एक ऐसा आंदोलन हुआ कि ये सारा चीज़, सारा शक्ति लेके किनको सौंप दिया गया, नरेंद्र मोदी को। ऐसे ही तो कंपनी के हाथों से लेकर के किसको, क्राउन को सौंप दिया गया, क्राउन। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बनकर भारत का वायसराय तथा प्रथम वायसराय कैनिंग था। याद रखिएगा, कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, प्रथम वायसराय कर दिया गया, कैनिंग था। पूछेगा एक चीज़ और कि 1857 के क्रांति के समय वहाँ का वायसराय कौन था, तो कैनिंग ही हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत मुगल सत्ता तथा मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सत्ता की स्थापित पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर द्वारा हुआ था प्रथम पानीपत के युद्ध में, आप सभी को पता है। चलिए, इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्ट या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त करके इस स्थापना भारत के सचिव पद को लाया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में शासन प्रशासन चलाने उद्देश्य से 15 सदस्यीय भारत परिषद नामक संगठन की स्थापना की गई। तो 1853 में हम लोग 4-5 पॉइंट जाने, क्या क्या कि भारत ब्रिटिश कंपनी से हाथ से लेकर के क्राउन का हाथ में दे दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत को वायसराय कर दिया गया। पहला वायसराय कौन थे, कैनिंग। ये क्वेश्चन बनेगा, आपको क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अच्छा, मुगल सत्ता का समाप्त किस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया, तो 1858। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, सचिव पद लाया गया। इस अधिनियम में क्या किया गया, 15 सदस्यीय भारत परिषद नामक संगठन बनाया गया। 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 1858 में ईस्वी में भारत का प्रथम भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली बने। आज़ादी के समय भारत सचिव के पद पर लॉर्ड लिस्टवेल थे।
जिस प्रकार 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत की मुगल सत्ता की स्थापना की, ठीक उसी प्रकार 1857 की क्रांति ने मुगल सत्ता का अंत किया। याद रखिएगा। 1873 का अधिनियम, 53 के बाद 73 आया। इस अधिनियम में कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग कर दिया गया। इसमें कहा गया था भंग नहीं किया जाएगा, लेकिन भंग कब किया कर दिया गया? 84 में। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, देखिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा एक अलग से, और इस पॉइंट को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, क्योंकि 1857 की हुई थी क्रांति, उसके बाद 1861 में अधिनियम आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये वाला। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या क्या है चलिए देखते हैं। वायसराय को आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत दिनकर रॉय बनारस के राजा तथा पटियाला के महाराज को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। भारत के प्रथम, याद रखिएगा, बनारस के राजा दिनकर रॉय, सर दिनकर रॉय और पटियाला के महाराजा को क्या किया गया? पटियाला के महाराजा को क्या किया गया कि परिषद में, विधान परिषद में मनोनीत किया गया। पहली बार मनोनीत करना मतलब उसको स्थान दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था या पोर्टफोलियो प्रणाली की, संभागीय प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत बंगाल में 1862, उत्तरी पश्चिम प्रांत 66 में, पंजाब 97 में विधान परिषद में भाग दिया गया। देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे लोगों को अब विधान परिषद में बोलने का भी हक दिया जा रहा है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 85 में कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना हुई। कांग्रेस को दबाव में आकर 1892 में भारत परिषद अधिनियम की पारित की। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता, अब क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में, ठीक है, 1800। ये कांग्रेस का एक चैप्टर ही है, गोकुल धाम हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, ये कंप्लीट उससे पढ़ेंगे, क्योंकि 1275 दरोगा में भी 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कांग्रेस से, अधिवेशन से। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। पॉइंट एक याद रखिएगा, डायरेक्ट चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहले अंग्रेज के सामने आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन अब प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 61 के अनुसार ही विधान परिषद में सदस्यों को बोलने का अधिकार था, लेकिन मतदान करने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया। याद रखिएगा, बोलने का अधिकार तो है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। भारत में पहली बार बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में पहली बार बजट 1860 में पेश किया गया। सर्वप्रथम जेम्स विल्सन के बजट पेश किया। इस दौरान पहली बार भारत में आयकर को लागू किया गया। 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषद का बजट पारित करने का अधिकार दिया गया। 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से कब अलग किया गया? 1919 में, ठीक है। तो चलिए, ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में मांटो मिल्लो का अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम में पारित करने वाले भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले तथा भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय योगदान था। इस अधिनियम का पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था H.H. एग्विथ, लिबरल पार्टी उदारवादी दल से थे। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषता निम्न है, लेकिन इससे पहले यह अधिनियम भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, जिस कारण महात्मा गांधी तथा M.N. मुंशी जैसे नेताओं इस अधिनियम की आलोचना की है। आपको बता दें 1906 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन भी चला था उस समय। तो मार्ले मिंटो को ही कहा जाता है, सबसे पहले बात कि उन्हें का सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, मतलब कि सांप्रदायिकता फैलाने का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 1909 में भारत शासन अधिनियम को भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीपीएससी हो या दरोगा,
किस अधिनियम में गांधी जी ने कहा कि लोकतंत्र सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया गया? तो मार्ले मिंटो 1909 का भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा, ठीक है। के एम मुंशी ने कहा भारत का शासन अधिनियम 1909 ने भारत में उभरते लोकतंत्र को गला घोंट दिया। मतलब हम हिंदू मुस्लिम एक हो रहे थे, लेकिन उसे मार्ले मिंटो ने खत्म कर दिया। लॉर्ड मार्ले मिंटो को खत लिखते हुए इस अधिनियम के विषय में कहा, हम लोगों ने नागा के मुंह में दांत बो दिया, ठीक है, नागा के मुंह में दांत बो दिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुसलमानों को पृथक अलग निर्वाचन का दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय स्वतंत्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। कार्यकारिणी जो परिषद बना उसमें प्रथम भारतीय कौन थे? तो स्वतंत्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्य से पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखिए 1861 की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आप बोल सकते थे, प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन 1909 में क्या किया गया साथियों? तो आप विधान परिषद में प्रश्न पूछ सकते थे। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। पहले बजट पे भी मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन 1909 में बहुत सारा बदलाव हुआ। पहला, हिंदू मुस्लिम निर्वाचन अलग अलग किया गया मुस्लिमों के लिए, इसमें आपको बहस करने का अधिकार मिला, मतदान करने का बजट पे मिला, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। 1919 का देखते हैं भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में भारत का सचिव लॉर्ड मांटेग्यू तथा भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड मिल करके बनाया, जिस कारण इस अधिनियम को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। एक प्रकार का संवैधानिक सुधार था। इस पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्न है, ठीक है। क्या क्या निम्न है हम लोग देखते हैं। 1919 के बारे में बात करते हैं। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। आप याद रखिएगा, मुस्लिम को कब दिया गया? 1909 में, लेकिन सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय मुसलमान को कब दिया गया? समुदाय को कब दिया गया? 1919 में, याद रखिएगा साथियों। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब? 1919 में। द्विसदनीय विधायी गठन, जिसमें एक सदन राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय। आज हम लोग देखते हैं कि बिहार हो गया या बहुत सारे राज्य में विधान परिषद, विधानमंडल में क्या क्या आता है? विधान परिषद और विधानसभा। तो ये कब से किया गया स्टार्ट? 1919 के अधिनियम से। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग करना, यह प्रावधान किया गया। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी किया जाएगा। पहले क्या था कि आपको अगर यूपीएससी आईसीएस का परीक्षा देना है तो कहाँ जाना पड़ता था? लंदन। लेकिन अब क्या हो गया? अब आपको भारत में भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, मतलब कि राज्य में अलग और केंद्र में अलग। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर साल बनता है, याद रखिएगा। महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, कैबिनेट बजट पे भाषण करने का, दो प्रांत की व्यवस्था, निर्वाचन की शुरुआत, ये सभी के बारे में प्रतियोगिता परीक्षा भारत में भी स्टार्ट, ये सब क्वेश्चन हर एक साल बनता है, याद रखिएगा किसी न किसी परीक्षा में। नोट, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा माना जाता है, ये याद रखिएगा। देखिए सर जो है रोशन आनंद सर का नोट से इसीलिए पढ़ना चाहिए, माफी चाहेंगे साथियों, इतना डिप में होने के बाद भी उन्होंने नोट्स का प्रयोग यहाँ पे किया है, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। वही द्वैध शासन को समाप्त वारेन हेस्टिंग 1772 में किया था, याद रखिएगा। क्लाइव द्वारा लागू किया गया 65 में इलाहाबाद की संधि के समय। आप लोग याद होगा, स्टार्टिंग में पढ़े थे हम लोग। द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। 1919 का भारत का शासन अधिनियम 1921 पर लागू हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में भारत में सही ढंग से लागू हुआ यह जांच करने के लिए नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग की गठन की गई, जिसे साइमन कमीशन आयोग कहा जाता है। साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन 1928 में हुआ। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1930 में दिया।
आयोग की रिपोर्ट के विचार विमर्श करने को लेकर के 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुए, जिसमें पहला सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा गोलमेज 1932 हुए। इन सम्मेलन में परिणाम स्वरूप 1935 का भारत अधिनियम को तैयार किया गया। देखिए, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे साइमन गो बैक। इसमें क्या हुआ था कि लाठी चार्ज भी हुए थे, कुछ लोग इनमें मृत्यु भी हो गई थी। सैंडर्स द्वारा जो मारा गया था, बाल गंगाधर तिलक पे लाठीचार्ज किया गया था। हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं कि अगर मान लीजिए कि सैंडर्स द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था जिसके कारण मृत्यु हो गया था, बाद में उन्हें भगत सिंह द्वारा मार दिया गया था। याद रखिएगा, वही साइमन कमीशन है, साइमन गो बैक के नारा। एक 7 सदस्यीय आयोग था, मतलब क्या कि इसमें सभी सातों क्या था, अंग्रेज ही था, उसमें भारतीय एक भी नहीं था। इस कारण से ये आंदोलन हुआ था। वो रिपोर्ट जारी करने के लिए लास्ट में क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 32 में। अब गोलमेज सम्मेलन सब याद रखिएगा, ऐसा कौन नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। और महात्मा गांधी के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1919 के अधिनियम के तहत ही लोक लेखा समिति का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति 1926 में हुआ था। 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर के तैयार हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम की प्रस्तावना का अभाव था। यह अधिनियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि भारतीय संविधान का अधिकतर प्रावधान इसी एक्ट में लिए गए थे। भारत के संविधान में 1935 में अधिनियम कार्बन कॉपी कहा गया। इस अधिनियम के पारित होने के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक है। प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लैडविन थे। इस अधिनियम की आलोचना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का दास्ता अधिकार कहा। इस अधिनियम की विजयोजाष्टा है। ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। प्रांतों में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। इसी एक्ट के तहत भारत में पहली बार प्रांतीय विधानसभा 1937 में हुआ था, 1937 में हुआ था। और बिहार का उस समय पीएम कौन बना था, या थोड़ा कमेंट्स करके बताइए। तो इस अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर इत्यादि को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया। भारत को बर्मा से अलग किया, जिसको म्यांमार अभी बोलते हैं, 1936 में। उससे पहले म्यांमार भी हम ही लोग का पार्ट था, ठीक है। समझिए भारत का कितना बड़ा स्थल था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र द्वैत शासन लागू किया गया, मतलब केंद्र एवं राज्य। इस अधिनियम में प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता है। ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत को मिलाकर के भारतीय संघ का निर्माण किया गया जाएगा, प्रावधान दिया गया। लेकिन देशी रियासत को अधिकार दिया गया कि भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है तो वह शामिल हो जाए, शामिल नहीं होना चाहता तो नहीं हो सकते। देशी रियासत भारतीय संघ में शामिल होने का इनकार कर दिया, जिसका कारण भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं रहा। इस अधिनियम में तहत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किया गया। संघ सूची कुल 59 था, राज्य सूची 54 और समवर्ती सूची 36, जो कि अभी आंकड़ा बदल गया है तीनों का, ठीक है। याद रखिएगा, अभी नया डाटा आप लोग देख लीजिएगा इसका। इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट विषय का कानून बनाने का अधिकार वायसराय को ही दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुद्रा और शाख नियंत्रण स्थापित को आरबीआई को गठन किया गया 1935 में ही। 11 प्रांतों में 6 प्रांत द्विसदनीय विधायी का गठन किया गया, जो निम्न था: बंगाल, बिहार, बम्बई, असम, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत। इसमें 2 प्रांत दिया गया, विधानसभा, विधान परिषद, क्योंकि बड़ा बड़ा स्टेट था ये तब। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की गठन की गई। इस अधिनियम के तहत मताधिकार की शक्ति इजाफा किया गया। लगभग 10% लोगों को मताधिकार का विस्तार किया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नोट है, कांग्रेस ने 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में भारत शासन अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था।
क्यों किया था, इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया था। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित किया। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत विभाजन पाकिस्तान को निर्णय लिया। जवाहरलाल नेहरू के समक्ष बाल्कन प्लान या इस्मा प्लान माउंटबेटन ने रखा। इसमें नेहरू अस्वीकार कर दिया। इस प्लान का संबंध भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से था। 1947 अधिनियम पारित होने के समय अर्थात आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इटली द्वारा कहा गया था अगर भारतीयों द्वारा हमारी सहायता की जाएगी तो हम जरूर द्वितीय विश्व युद्ध में तो हम जरूर जीतने के साथ ही भारत को एक आज़ाद देश के रूप में, मुल्क के रूप में घोषित कर देंगे। भारत के विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। याद रखिएगा, बाल्कन प्लान जो है किससे संबंधित है, तो माउंटबेटन योजना। याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साइमन कमीशन आयोग के गठन होने के समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था। उस समय प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लाउडिल थे। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 का अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ, तो प्रत्यक्ष चुनाव 1919 का अधिनियम में प्रारंभ हुआ। अब देखिए 1946 में क्या हुआ था। 47 में जो सरकार बनी थी भारत में, उससे पहले जो 1946 में अंतरिम सरकार बना था भारत में। याद रखिएगा, अंतरिम सरकार, उसमें कौन सरकार क्या था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो परिषद, उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल और विदेश मामले, मतलब पीएम का जो रोल अदा कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई थे उद्योग एवं नागपूर्ति। ठीक है, उसके बाद जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। बलदेव सिंह, बल जिसके पास है वो रक्षा करेगा, मतलब रक्षा मंत्रालय। CH भाभा खान ऊर्जा। लियाकत अली वित्त मंत्रालय। अब्दुल रब निरसाद डाक एवं वायु। आसफ अली रेलवे परिवहन। C राजगोपालाचार्य शिक्षा कला। I चुदरीगर वाणिज्य। गजनफर अली खां स्वास्थ्य। जगेंद्र नाथ मंडल विधि। याद रखिएगा साथियों। नोट, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय कार्यकारी परिषद के सदस्य। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहना नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बना गया। अच्छा, हम लोग देखें अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार कहने का मतलब ये हुआ, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था अंग्रेज द्वारा क्या कहा गया कि आप लोग एक सरकार बनाइए, कुछ दिन तक चलाइए, हम लोग देखते हैं कि आप लोग कैसे चला रहे हैं, फिर हम लोग स्वतंत्र भारत को पूरे कर देंगे, हम लोग चले जाएंगे, आप लोग चलाइएगा। अब फिर क्या हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, उसके बाद क्या कौन बना देखिए, भारत प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध पर PM जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वही सब हो जाएगा, लगभग वही होगा। राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा। जॉन मथाई रेलवे। RK शनमुगम शेट्टी वित्त। BR अम्बेडकर विधि, R होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य। एक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। रफ़ी अहमद किदवई संचार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। नरहर विष्णु गॉडविल कार्य, खान एवं ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप जितना चैप्टर हम लोग साथियों अभी तक पढ़े हैं, ठीक है ना, जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़े हैं अभी तक, उसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए एक चैप्टर का अगर 1 घंटा का ये लेक्चर हो, अगर आपको इतना नॉलेज मिल रहा है देखने के लिए, तो क्या दिक्कत है देखने के लिए, अभी बताइए साथियों। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय करने के बाद भारत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए। इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा पुनः स्थापित किया गया।
चलिए, उस समय कंपनी की सिविल सेवा दो तरह की होती थी: प्रतिविद्यताबद्ध सिविल सेवा उच्च सिविल सेवाएं और गैर प्रतिविद्यताबद्ध सिविल सेवा निम्न सेवा। पहली कंपनी कानून द्वारा निर्मित हुई, जबकि दूसरी अन्य तरह से। बजट की व्यवस्था को ब्रिटिशकालीन भारत में 1860 में शुरू किया गया, याद रखिएगा। घोषणा ने स्थापित किया ब्रिटिश शासक की सरकार की नीति प्रशासन के प्रत्येक शाखा को भारतीय को भागीदारी बढ़ाने और स्वशासन में संस्थाओं के कार्मिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य की आंतरिक भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की जा सके। यह भारत में उच्च नागरिक सेवाएं 23 से 24 में ली आयोग की सिफारिश पे की गई थी। याद रखिएगा, ली आयोग किससे संबंधित है? भारतीय उच्च नागरिक सेवा, याद रखिएगा, 23-24 में लाया गया था। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया। 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही संस्तुति मिली। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया। याद रखिएगा, एक कार्मिक है, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को किया गया था प्रस्तुत स्वतंत्रता के लिए। 18 जुलाई को इसे मिल गया था, 15 अगस्त को इसको आज़ाद कर दिया गया था। दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेड क्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया था। पाकिस्तान में पश्चिमी पचांग, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर सीमांत, सिलहट जिला, ये सब को लेकर देखिए मेन रूप से कहा गया कि ये पाकिस्तान का जैसे क्षेत्र है, ये हिंदुस्तान में भारत है। साला अंग्रेज जो था मेन रूप से जो रेड क्लिफ आया, ऐसे ऐसे ने खींचा ना रेखा, रेड क्लिफ रेखा इसको कहते हैं भारत पाकिस्तान के बीच। मतलब आधा पंजाब भारत में रह गया, आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में, रेड क्लिफ द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अब साथियों, हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है। अगर इसे कंप्लीट आप लोग कर लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही कर लेंगे, उससे आपका पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 15-20 मिनट और देख लेते हैं और पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। और टोटल जितने भी हम लोग चीज़ किए हैं उसके लिए हम लोग रोशन सर, आनंद सर को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके नोट्स के द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, टोटल क्वेश्चन नंबर 120 है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हो जाएगा? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने कब आए थे? तो सबसे पहले कब आए थे? तो क्या हो जाएगा? 1559 हो जाएगा सबसे पहला। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की कंपनी बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब प्राप्त कर लिए थे? क्या हो जाएगा? 1765 में। ब्रिटिश ताज के किस विद्रोह के बाद भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया था? कब ले लिए थे? 1857 की क्रांति के बाद ले लिए थे, याद रखिएगा। ब्रिटिश ताज में भारत का शासन प्रत्यक्ष अपने हाथ कब लिया था? तो मेन रूप से ले लिए थे 58 का अधिनियम जो पारित किए थे उसमें ले लिए थे। भारतीय संविधान अपने अस्तित्व में कब आया था? कब आए थे? 26 नवंबर 1949 को। अभी संविधान दिवस कुछ दिन पहले मनाया गया, आप सबको पता होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था? कब किया गया? 1773 में। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कब की गई थी साथियों? 1773 के अधिनियम द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा मद्रास को मुंबई गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए? 1773 में कर दिए गए थे, आपको बताए थे हम। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियम करने की दिशा ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। 10 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1773 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम की कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया? तो ए हो जाएगा 1773 से यह अनिवार्य कर दिया गया। भारत के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को रिश्वत उपहार लेने की प्रोत्साहित किया गया, गलत बात है। 73 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो आपको बता दें कि सिर्फ इसमें बी हो जाएगा, सही बात है। सिर्फ केवल और केवल 2 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिश्वत प्रोत्साहित नहीं किया गया था, इसमें रिश्वत को ख़त्म किया गया था।
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? 1773 को दूर करने के लिए लाया गया था 1781। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1781। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी राजनीतिक वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया? तो 15 का क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा 84 का ईस्ट इंडिया एक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण कहा जाता है कि भारत 1784 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ किया गया? तो 16 का हो जाएगा सी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले का प्रबंधन, जबकि निर्देशक मंडल को व्यापारिक मामले का अधीक्षण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? माफी चाहेंगे साथियों, इसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है यहाँ पे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र की पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। 18 का क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट में यह कहा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत की कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण मिल गया था? पूरी तरह से नियंत्रण कब मिल गया था? 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। किस अधिनियम द्वारा बंगाल को गवर्नर जनरल परिषद कमांडर इन चीफ के पद को प्रावधान किया गया? कब किया गया था? 1786 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था 1813 में। किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? यह 13 में ही हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ चाय को छोड़ करके सभी पर समाप्त कर दिया गया था। 1813 का अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार निम्नलिखित देश और वस्तुओं को छोड़ करके समाप्त कर दिया गया। तो चाय और चीन रखिएगा और चाय। ठीक है, तो 23 का देखते हैं क्या हो जाएगा साथियों? तो क्या है? चाय और चीनी। याद रखिए, चाय और चीनी को छोड़ करके सब चीज़ पे कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को शिक्षित करने का अधिकार मिल गया? 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इंडोनेशिया और नील। किस अधिनियम द्वारा भारत की अस्थायी सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकृत कर दिया गया? 25 का क्या हो जाएगा साथियों? तो बी हो जाएगा 1813। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बने थे? तो 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1833। किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 27 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1833। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा पहले बनाए गए कानूनों के नियामक कानून नए कानून के तहत बने कानूनों के एक्ट का अधिनियम कहा गया? तो 28 का क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा यहाँ पे 1833 का अधिनियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया? तो सबसे पहले यह आयोजन कब किया गया था? तो 33 से स्टार्ट कर दिया गया था कि यह भारतीय भी दे सकता है परीक्षा। 1833 का अधिनियम के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चाहे सही कथन का पहचानिए। इस अधिनियम में कहा गया कंपनी भारतीयों को पद, कार्यालय और रोजगार को वंचित नहीं किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध में कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस अधिनियम या चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया? 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1813। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1853 के अधिनियम के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 32 का देख लेते हैं साथियों। तो 32 की बात करते हैं, इसके द्वारा गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन परिषद में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया था। अब बात करते हैं तो ना तो एक और ना तो दो हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम में उल्लेखित भारतीय सिविल
सेवा के समान प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? 33 में क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा मेकाले। ठीक है, मेकाले हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती का चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट किया गया? तो आपको पहले भी बताया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम माफ जाएंगे, 53 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व किया गया? 35 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 53 में। 1853 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने प्रथम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद स्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था। सेकेंड क्या है? गवर्नर जनरल के परिषद में यह नए सदस्यों की 4 चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा से किया जाना लगा। इस अध्ययन में स्पष्ट किया कि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी शासन 1858 में समाप्त कर दिया गया। तो आपको बता दें, अगर इसकी आंसर की बात हम लोग करते हैं साथियों, ये हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में कौन अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला कहलाता है? सबसे बेहतर अगर बात करते हैं तो 1858, ठीक है, 57 की क्रांति हुई इसके बाद वाली। किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? 61, ठीक है, 61 के अनुसार, 58 के अनुसार खत्म कर दिया गया था मेन रूप से। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत को शासन सीधे महारानी के यहाँ चली गई? 61। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर वाइसराय कर दिया गया था? 40 का ये हो जाएगा 58 की तरह। कैनिंग था सबसे पहला वाइसराय, याद रखिएगा। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। किस अधिनियम द्वारा एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया? तो 42 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1858। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 43 का क्या हो जाएगा साथियों? तो 43 का हो जाएगा आपका ना तो 1 ना तो 2, दोनों पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई। 44 का हो जाएगा बी 1861। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों विधान परिषद में मनोनीत किया। भारतीय में कौन 3 व्यक्ति संबंधित नहीं थे? अवध के नवाब सर दिनकर राव, पटियाला के नवाब, बनारस के। तो इसमें अगर बात हम लोग करते हैं साथियों, तो अवध के सिर्फ नहीं थे, दिनकर राव भी थे, बनारस के, पटियाला के, तीनों थे। 1773 के अधिनियम के द्वारा जो बम्बई मद्रास प्रांत को बंगाल के प्रांत का अधीन किया गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रांत को अलग किया गया? 46 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1861। माफी चाहेंगे साथियों। 1861 के अधिनियम द्वारा बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में विधान परिषद की स्थापना को सही कालानुक्रम सजा है। तो क्या हो जाएगा? 62, 97, 66। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई? 48 का क्या हो जाएगा? बी 61 द्वारा। लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रेलवे मंत्रालय वायसराय के पास ही प्रभात के तौर पर रखना अनिवार्य था। किस अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के संशोधित के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया? 50 का क्या हो जाएगा साथियों? 50 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1861। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अध्यादेश में अवधि कितने दिन का होता था? तो 6 माह का। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी की संख्या बढ़ा दी गई? तो 52 का क्या हो जाएगा? 1892 में। 1892 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, कार्यपालिका प्रश्न पूछने की अधिकृत किया गया है। इस अधिनियम में स्पष्ट चुनाव शब्द का जिक्र किया गया। 53 का क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा। किस अधिनियम में
विधान परिषद बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों की नामांकन के लिए वायसराय की शक्ति का प्रावधान किया गया। 54 का क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रांतीय विधान परिषद गवर्नर जिला के परिषद न्यायपालिका विश्वविद्यालय व्यापार जमींदार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सिफारिश को गैर सरकारी नियुक्ति के लिए देता था। 55 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1892। किस अधिनियम को मार्लो मिंटो के नाम से जाना जाता है? 1909 को। 1909 का अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो कितना कर दिया गया था? 60 कर दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ता है, निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को वायसराय गवर्नर कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान मिला था? 58 का क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा 1909। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय कार्यपालिका के परिषद में प्रथम भारतीय सदस्यों के तौर पर चुनाव किया गया। 59 का क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था सबसे पहला। 1909 के अधिनियम के द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में कौन सा विभाग दिया गया था? कौन सा विभाग इन्हें दिया गया था? विधि विभाग दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो 1909 में। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं मार्ले मिंटो को ही जाना जाता है, ठीक है। 62 में बी हो जाएगा मार्ले मिंटो। किस अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व प्रावधान किया गया? 63 का ये हो जाएगा 1909। किस तिथि को ब्रिटिश सरकार घोषित किया कि उसका उद्देश्य क्रमिक रूप से उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना करना है? 64 का क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा 20 अगस्त 1917 को। चलिए, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ। उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे, ये बात आप लोग को याद रखना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि जॉर्ज लॉयड यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ था? ये कब लागू हुआ था? तो 1921 से लागू हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के वायसराय थे। कौन से भारत के वायसराय उस समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत शासन अधिनियम 1919 समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? चेम्सफोर्ड। अगर हो गया तो कोई मॉन्टेग्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया? 1919। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना की गई? 71 का क्या हो जाएगा साथियों, 71 का बी हो जाएगा 1919। आगे बढ़ते हैं, 1919 के अधिनियम के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 का क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ना तो 1 ना तो 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम द्वारा देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई? 73 का क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा 1919। 1919 के अधिनियम का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 74 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। केवल एक विधान परिषद दोनों सदनों के सभी सदस्यों को प्रयुक्त निर्वाचन किया गया था। किस अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाई, आंग्ल सभी को दिया गया अधिकार था? ठीक है, 75 का देखते हैं हम लोग, तो ए हो जाएगा 1919 में। 1909 में सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था, 1919 में महिलाओं और इन लोगों को भी दिया गया। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया? 76 का क्या हो जाएगा, बी 1919। 1919 का अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? 77 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1926। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? ये हो जाएगा 1919। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? 79 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 कितने धाराएं हैं? 80 की बात करते हैं, कितने? 321 धाराएं उसमें थे। भारत शासन अधिनियम
1935 कितने अनुसूचियाँ थी? कितने अनुसूचियाँ थी? 10 अनुसूचियाँ थी या 321 धाराएं थी, याद रखिएगा। किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ स्थापना की गई? तो क्या 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? कितने? 1935 के अनुसार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 59 थे टोटल, अभी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्य सूची के कितने विषय सम्मिलित थे? कितने थे? 54। भारत शासन अधिनियम 1935 के समवर्ती सूची के कितने विषय थे? तो 36। अभी का डाटा साथियों देख लीजिएगा, कुछ अंतर आपको मिलेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर अवशिष्ट सूची प्रदान किया गया था। किसके प्रदान किया गया था साथियों? वायसराय को यह दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों और द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? 87 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1935 के अनुसार। भारत के शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 88 का डी हो जाएगा, ठीक है। 1937 में की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों में शुरू की गई उत्तरदायी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 89 का क्या हो जाएगा साथियों? हम लोग देख लेते हैं। 89 का 1939 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा केंद्र और द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? 90 का ये हो जाएगा 1935। चलिए आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य सम्मिलित है? 91 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। 92 का क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें साथियों, यहाँ पे 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही है। दोनों को पढ़िए, दोनों सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लगभग कितने प्रतिशत लोगों को मताधिकार दिया गया? 93 का क्या हो जाएगा? 10% लोगों को। किस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? 1935 को, 1 अप्रैल 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 95 का हो जाएगा 1937 में। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया था? 96 का। तो चलिए देखते हैं। 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त में सभी। डिकी बर्ड योजना, माउंटबेटन योजना, माउंटबाटन योजना, तीनों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के पाकिस्तान का विभाजन किया गया? तो आपका बी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसे दिया गया? किसको दिया गया था वित्त विभाग? आप सभी को याद होगा, लियाकत अली को दिया गया था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को क्या दिया गया था? श्रम मंत्रालय। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्रालय, तो बलदेव, बल जिसके पास होगा, हम बताए थे आपको। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वायसराय के परिषद उपाध्यक्ष थे। 103 का क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू। 1946 में गठित अंतिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, बाबा। अगर इसमें बात करते हैं 104 में, तो ये हो जाएगा, ये नहीं थे, बाकी सब सही थे। ये हो जाएगा गृह मंत्रालय, ये हो जाएंगे श्रम मंत्रालय, ये हो जाएंगे परमाणु कार्य मंत्रालय, ये सब। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? टोटल संख्या अगर बात करते हैं हम लोग साथियों, 14 थी। आसफ अली संबंधित थे, किससे संबंधित थे आसफ अली? तो रेलवे एवं परिवहन से थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित कौन थे? तो कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वाणिज्य विभाग का महकमा किसे दिया गया था? तो 108 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आय तुतगर। 1946 में गठित अंतिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल कौन सा विभाग दिया गया था? तो 109 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विधि। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कुछ व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था? तो 110 का क्या हो जाएगा? बी।
गजनफर अली का। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था? 111 का क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों, विदेश मामला और राष्ट्रमंडल संबंधित। स्वतंत्र भारत की पहला मंत्रिमंडल मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो 14। निम्नलिखित में कौन से ऐसे मंत्री थे जिन्हें 1946 के अंतरिम सरकार के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के समान विभाग दिया गया था? तो उपयुक्त सभी थे, राजेंद्र प्रसाद, बलदेव, जगजीवन, सभी थे इसमें। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वैज्ञानिक शोध विभाग दिया गया था, भाभा को दिया गया था, आप सभी को पता है। अच्छा, विभाग उन्हें दिया, शोध विभाग मंत्री दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वी किस विभाग के मंत्री थे? तो 115 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कारखाना एवं ऊर्जा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल खाद्य एवं कृषि विभाग के थे। 116 का हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 117 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। 118 के देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? 118 का डी हो जाएगा। 119 का स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सरदार बलदेव सिंह। साथियों, ये टोटल रहा आपका पहला चैप्टर का कंप्लीट वीडियो। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि जो बच्चा पास नोट्स नहीं है वो वीडियो देखे, अपना नोट्स कंप्लीट करे बना करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।